हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेट्रिक्स क्लासेस ऑनलाइन और यूनिट रेडॉक्स जिसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग आगे इलेक्ट्रो के साथ। तो इसमें आपको जो बहुत खास बात ध्यान रखना है वो ये है कि रेडॉक्स इज द पोर्शन ऑफ क्लास 11th और इलेक्ट्रो इज द पोर्शन ऑफ क्लास 12th। लेकिन किसी भी स्टूडेंट को अच्छे से इलेक्ट्रो को समझने के लिए पूरा रेडॉक्स स्टडी करना जरूरी है। मतलब अगर आपको इलेक्ट्रो वाले यूनिट को अच्छे से समझना है तो उसके लिए आपको पूरा का पूरा रेडॉक्स वाला यूनिट अच्छे से सॉल्व करना है। तो जो हमारे क्लास 11th के बच्चे हैं उनके लिए, जो केवल 11th की तैयारी अभी कर रहे हैं फिलहाल, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और जो ड्रॉप मतलब जो रिपीटर वाले बच्चे हैं जिन्होंने 12th पास कर लिया है, उनको 11 12 दोनों करना है, तो उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, क्योंकि वो रेडॉक्स करने के बाद ही इलेक्ट्रो पर आएंगे। लेकिन वो बच्चे जो केवल क्लास 12th वाले हैं या क्लास 12th की प्रिपरेशन कर रहे हैं और जिन्होंने रेडॉक्स नहीं पढ़ा है, जिन्होंने रेडॉक्स अटेंड नहीं किया है, उनको ये बात ध्यान रखना है कि उनको पूरा रेडॉक्स खत्म करने के बाद ही इलेक्ट्रो वाले यूनिट को स्टडी करना है, तभी जाके वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इसको ध्यान रखना है। इलेक्ट्रो स्टडी करने से पहले, इलेक्ट्रो स्टार्ट करने से पहले आपको रेडॉक्स करना है। मैंने आपको बताया था कि लास्ट वाला जो कुछ पोर्शन है वो रेडॉक्स और इलेक्ट्रो में कॉमन है। मतलब जहां पर रेडॉक्स खत्म हो रहा है 11th क्लास का और जहां से 12th क्लास का इलेक्ट्रो शुरू होता है, उसमें कुछ पोर्शन कॉमन है, जैसे डेनियल सेल है, इसके बाद डेनियल सेल्स के बाद आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये सब पोर्शन 12th में भी है, तो कॉमन पोर्शन है, तो एक साथ हमने उसको कर लिया है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि अगर आप इस वाले पोर्शन को छोड़ देंगे तो फिर आपको समझने में दिक्कत आएगी। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इसको ध्यान रखना है कि रेडॉक्स को पूरा अच्छे से 100% करना है। ठीक है, उसके बाद आपको आराम से ये सभी चीजें समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में। लिथियम का E0 वैल्यू -3.05 वोल्ट। ठीक है, यहां से आया ये हाइड्रोजन पर 0.00 वोल्ट, वाटर आया था -0.41 वोल्ट पर, हाइड्रोजन 0.00 वोल्ट पर, और फ्लोरीन +2.87 पर, फ्लोरीन 2.87 पर। तो ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ट्रेंड पर हमने अरेंज किया इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को। मेटल्स के लिए ये कैसा अरेंज है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसके कुछ पॉइंट्स हमने लिखा था, तो वो दोबारा से लिखते हैं और इस पे काम करते हैं। दिस वन इज द वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन, और लॉजिकल अप्रोच वाले क्वेश्चन के लिए भी ये हिस्सा हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको कहीं लॉजिक या सोचने की जरूरत पड़ेगी डिफरेंट टॉपिक्स पर, तब भी ये चीज आपको बहुत मदद करेगी, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, तो चलिए एक बार फिर से, फॉर मेटल्स के लिए, फॉर मेटल्स नंबर 1, लेस द E0 वैल्यू, E0 इज द टर्म ऑफ योर स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। E0 का जो टर्म है यहां पर, ये किस बात को जस्टिफाई कर रहा है? स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लेस द E0 वैल्यू, less the E0 value, more the reactivity of the metal, more the reactivity of metal, more the reactivity of metal, less the E0 value, more the reactivity of metal, and it is more powerful
more powerful reducing agent. It is more powerful reducing agent. It is more powerful reducing agent. जैसे सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, स्ट्रांशियम, ये सब कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जिन मेटल्स का E0 वैल्यू -2 वोल्ट से कम होगा वो सब स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की कैटेगरी में आते हैं। तो क्या बात ध्यान रखना है? हियर इंपॉर्टेंट थिंग इज लेस द E0 वैल्यू more the reactivity of metal and it is more powerful reducing agent. It is more powerful reducing agent. Number 2, metals have E0 value. E0 value is less than -2 volts. Is less than -2 volts are known as strong electropositive metals. Strong electropositive metals, उन सबको हम क्या कहते हैं? strong electropositive metals कहते हैं, are known as strong electropositive metals. These metals can displace hydrogen from cold water. और ये सभी मेटल ठंडे पानी से हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं। These metals are able to displace hydrogen from cold water. तो वो सभी metals जो strong electropositive metals की कैटेगरी में आते हैं, जिनका E0 वैल्यू -2 वोल्ट से कम है, मतलब मैग्नीशियम और उसके ऊपर वाले सभी मेटल्स -2 वोल्ट से कम है, वो सब ठंडे पानी से हाइड्रोजन को बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, अगली बात, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, जिंक, आयरन। एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक, आयरन, मतलब एल्यूमिनियम के लिए E0 का वैल्यू कितना? -1.66 और आयरन के लिए कितना? -0.44 आर मॉडरेट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। ये सब मॉडरेट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स की कैटेगरी में आते हैं। आर मॉडरेट इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स। These metals are able to displace hydrogen from hot water quickly. तो ये मेटल्स ठंडे गर्म पानी से हाइड्रोजन को शीघ्रता से निकाल देते हैं। रिप्लेस द हाइड्रोजन फ्रॉम हॉट वाटर क्विकली। लेकिन मैंने ऐसा नहीं कहा कि ठंडे पानी से नहीं निकालेंगे, ये कोल्ड वाटर से भी निकालेंगे, लेकिन उसका रेट बहुत कम होगा, बहुत धीमे धीमे। ठीक है ना? तो ठंडे पानी के कंपैरिजन में हॉट वाटर से ये मेटल्स क्विकली हाइड्रोजन को रिप्लेस करने वाले हैं। मतलब अब यहां पे एक बात आ गई नॉर्मल कि वो सभी मेटल्स, तो हम एक कॉमन बात ले लेते हैं, दोज मेटल्स हैव E0 वैल्यू इज लेस देन -0.41 वोल्ट, लेस देन
-0.41 वोल्ट, मतलब वाटर -0.41 वोल्ट मतलब वाटर, आयरन तक, वाटर मतलब आयरन और उससे ऊपर वाले सभी मेटल, आयरन और उससे ऊपर वाले सभी मेटल, ठीक है। तो दोज मेटल्स हैव ई नॉट वैल्यू इज लेस देन -0.41 वोल्ट, किसके लिए होता है, वाटर के लिए, -0.41 वोल्ट आर able to displace hydrogen from water, may be hot or cold, okay, able to displace hydrogen from water। तो वो सभी मेटल पानी से हाइड्रोजन को निकाल सकते हैं, able to displace hydrogen from water, ठंडा या गर्म, ठीक है। जो हाईली रिएक्टिव है, लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव, जो मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हैं, मतलब जिनका E0 2 वोल्ट से कम है, वो तो कोल्ड वाटर से तेजी से निकाल देंगे। और जिन मेटल का पोटेंशियल -0.44 वोल्ट आयरन तक है, या वाटर से ऊपर वाले जो भी मेटल हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, जिन मेटल्स का E0 वैल्यू -0.41 वोल्ट से कम है, all the metals are able to displace hydrogen from water, वो सभी मेटल पानी से हाइड्रोजन को निकाल देंगे, ठंडा या गर्म हो सकता है, जल्दी या धीरे हो सकता है, बट आर एबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। मतलब कैडमियम 0.4 वोल्ट -0.4 वोल्ट पर आता है, तो कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, लेड, कॉपर, सिल्वर, जिंक, गोल्ड, ये सभी मेटल वाटर से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बात मैं आपके लिए लिख देता हूं यहां पे, है ना। तो वाटर का E0 वैल्यू कितना है, -0.41 वोल्ट, वाटर के लिए E0 वैल्यू कितना है, -0.41 वोल्ट। कैडमियम के लिए -0.40 कैडमियम, कोबाल्ट -0.28 -0.28 कोबाल्ट, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन SN.41, पीबी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, मर्क्यूरी आर नॉट एबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर, not able to displace hydrogen from water। तो ये वो मेटल्स हैं जो पानी से हाइड्रोजन को नहीं निकाल सकते हैं, चाहे वो ठंडा हो चाहे वो गर्म हो, ठीक। तो these metals are not able to displace hydrogen from water। इसीलिए कॉमनली कुकिंग ऑफ फूड के लिए, खाना बनाने के लिए और खाने के लिए मेनली कॉपर, सिल्वर और गोल्ड यूज करते हैं, या फिर कुछ मेटल्स को मिला करके यूज करते हैं, अलॉय बना करके यूज करते हैं, जो वाटर से हाइड्रोजन को रिप्लेस ना कर पाते हो, जो कॉम्बिनेशन वाटर से हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एल्यूमिनियम के जो कंटेनर हैं उसमें अगर वाटर को आप बॉइल करोगे तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बना देगा वो, और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड अगर किसी पर्सन के फूड के साथ आएगा तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के आने के कारण ह्यूमन बॉडी के अंदर अल्जाइमर्स नाम का डिसीज होता है, एंड इट इज डिसीज ऑफ लॉस ऑफ मेमोरी। इन ओल्ड एज द मेमोरी इज परमानेंटली लॉस्ट, ओके। तो यहां से एक अल्जाइमर नाम का डिसीज होता है, और कॉमनली उससे बचने का एक तरीका भी है कि आप रेगुलर कैलकुलेशन करेंगे तो अल्जाइमर्स होने के चांसेस कम होते हैं, ठीक है। तो ये एल्यूमिनियम की बात हो गई, यहां तक ध्यान रखना है। अगली बात तो देखिए, जिन मेटल्स का E0 वैल्यू वाटर से ज्यादा है, मतलब -0.41 वोल्ट से नीचे आने वाले मेटल, कोबाल्ट से नीचे, कोबाल्ट, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरी, प्लैटिनम, गोल्ड, ये सभी मेटल्स वाटर से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करते हैं, मे बी कोल्ड और हॉट,
ओके क्लियर। तो मेटल्स, अगला पॉइंट, मेटल्स हैव E naught value, metals have E naught value is less than 0.00, किसके लिए है? हाइड्रोजन के लिए। मेटल्स हैव E naught value is less than 0.00 volts, less than 0.00 volts are able to displace hydrogen from dilute solution of acid, are able to displace hydrogen from dilute solution of acid। तो वो सभी मेटल जिनका E नॉट वैल्यू 0 से कम है, मतलब लिथियम से लेकर के लेड तक जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यूज किया है, -3.05 वोल्ट, -3.05 वोल्ट से -0.12 वोल्ट इज फॉर द लेड। तो लिथियम से लेकर के लेड तक के सभी मेटल डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो मेटल्स हैव E नॉट वैल्यू इज लेस देन 0.00 वोल्ट्स are able to displace hydrogen from dilute solution of acid। Metals have E naught value is more than 0.00 volt, more than 0.00 volts, like copper, कितना E नॉट वैल्यू +0.34, सिल्वर कितना +0.80, गोल्ड +1.54। तो वो सभी मेटल्स जो हाइड्रोजन से डाउन साइड आते हैं, मेटल्स हैव E नॉट वैल्यू इज मोर देन 0.00 वोल्ट्स, लाइक कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा, आर not able to displace hydrogen, not able to displace hydrogen from dilute solution of acid, dilute solution of acid। प्योर होना चाहिए, ये बात ध्यान रखनी यहाँ पे, ये प्योर भी होना चाहिए। are not able to displace dilute solution of pure acid। तो वो सभी मेटल्स जिनके लिए E नॉट का वैल्यू 0 से ज्यादा है, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एक्सेट्रा, दीज मेटल्स आर नॉट एबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम प्योर डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिड। वो मेटल्स प्योर डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाएंगे, आर नॉट एबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम pure dilute solution of acid, not able to displace hydrogen from pure dilute solution of acid। वो कोई भी मेटल प्योर डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ऐसा लिखा, जिंक प्लस H2SO4, जिंक प्लस डाइल्यूट H2SO4, the chemical reaction is ZnSO4 plus H2, ZnSO4 plus hydrogen gas is evolved in the reaction। यहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, लेकिन अगर मैंने आपसे कहा कॉपर प्लस डाइल्यूट H2SO4, कॉपर प्लस डाइल्यूट H2SO4, तो हमको ऐसा लगता तो है कि ऐसा होना चाहिए, कॉपर सल्फेट प्लस H2, बट दिस केमिकल रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो नॉट पॉसिबल ये ध्यान रखना है। कॉपर इज नॉट एबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिड। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सभी मेटल्स प्योर डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते हैं, आर not able to displace hydrogen from dilute solution of acid। ओके,
तो ये बात आपको यहाँ पे क्लियरली ध्यान रखना है। अगली बात, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो देखो, जो मेटल्स जिसका ई नॉट वैल्यू जितना कम है उसकी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा है, ठीक है। तो अगली बात आपको ये ध्यान रखना है, मोर रिएक्टिव मेटल is able to displace more reactive metal is able to displace less reactive metal from its salt solution। कोई भी मोर रिएक्टिव मेटल अपने से लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर सकती है। अ मोर रिएक्टिव मेटल इज एबल टू डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। एनी वन ऑफ द मोर रिएक्टिव मेटल इज एबल टू डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट solution। okay, next point, a more reactive metal always act as anode। और एक मोर रिएक्टिव मेटल जो है वो हमेशा एनोड के जैसा काम करेगा। अ मोर रिएक्टिव मेटल इज ऑलवेज एक्ट एज एनोड, मतलब ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड। हमेशा ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस एट एनोड, और एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होगी। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मोर रिएक्टिव मेटल, एक मोर रिएक्टिव मेटल जो कि लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस करती है, और एक मोर रिएक्टिव मेटल हमेशा कैसा काम करेगी? ऑलवेज वर्क एज एनोड। ओके, a less reactive metal always work as act as cathode, और एक लेस रिएक्टिव मेटल हमेशा कैथोड के जैसा काम करता है। एट कैथोड ऑलवेज रिडक्शन टेक्स प्लेस। किसी भी टाइप का सेल हो, मे बी इलेक्ट्रोलाइटिक और इलेक्ट्रोकेमिकल, किसी भी टाइप का सेल हो, साइन अलग अलग हो सकता है, साइन कन्वेंशन अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगा। एट लेस रिएक्टिव मेटल इज ऑलवेज वर्क एज कैथोड, एट कैथोड ऑलवेज रिडक्शन टेक्स प्लेस, और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन की रिएक्शन होगी। कैथोड के ऊपर हमेशा रिडक्शन होने वाला है, ठीक है। तो मोर रिएक्टिव मेटल हमेशा एनोड के जैसा काम करेगा, लेस रिएक्टिव मेटल हमेशा कैथोड के जैसा काम करेगा, एनोड पर हमेशा ऑक्सीडेशन की रिएक्शन होगी, और कैथोड पर हमेशा रिडक्शन होगा, ठीक है। तो दिस आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और एक मोर रिएक्टिव मेटल हमेशा लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगी। अगली बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। ओके, ऑक्साइड ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, याद रखेंगे, ऑक्साइड ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल, ऑक्साइड ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स are unstable and decompose on heating, and decompose on heating। तो जो लेस रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड्स हैं वो लेस रिएक्टिव हैं और हीट करने पर डिकम्पोज हो जाते हैं। ऑक्साइड ऑफ लेस रिएक्टिव मेटल्स आर अनस्टेबल एंड डिकम्पोज ऑन हीटिंग। अब इस तरीके से जैसे हमने ये मेटल्स के लिए कुछ ब्रीफिंग किया है, इसी तरह से नॉन मेटल्स के लिए भी जरा कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। इतने ज़्यादा नहीं है, थोड़े से ही हैं। तो फॉर
नॉन मेटल्स, क्या क्या ध्यान रखना है फॉर नॉन मेटल्स, ओके, नॉन metals. Number 1, more the E0 value, more the E0 value, E0 का वैल्यू यहाँ पे जितना ज्यादा होगा वहां पे लिथियम -3.05 वोल्ट इज द मोर रिएक्टिव स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। यहाँ पे ऑपोजिट नॉन मेटल्स के लिए मोर द E0 वैल्यू, मोर द रिएक्टिविटी, more the reactivity, okay, more the E0 value, more the reactivity of non-metal, more the reactivity of non-metal, and it is more powerful oxidizing agent, it is more powerful oxidizing एजेंट, और वो उतना ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो जितना E0 वैल्यू कम होता है वो मेटल उतना ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है, और नॉन मेटल के लिए E0 का वैल्यू जितना ज्यादा होगा वो मेटल उतना ही पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। सो फ्लोरीन इज द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसलिए फ्लोरीन सबसे प्रबल ऑक्सीकारक होता है। मोर द E0 वैल्यू, मोर द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, E0 की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी नॉन मेटल्स का रिएक्टिविटी उतना ही ज़्यादा होगा और वो उतना ही प्रबल ऑक्सीकारक होगा, ओके। अब मोर रिएक्टिव नॉन मेटल बिल्कुल उसी के जैसा, अब मोर रिएक्टिव नॉन मेटल is able to displace less reactive non-metal from its salt solution, ओके। तो एक मोर रिएक्टिव नॉन मेटल क्या काम करता है, एक लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है, एबल टू डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव नॉन मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। तो सभी पॉइंट्स इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब वैल्यूएबल है, ऑल द पॉइंट्स आर वेरी वेरी वैल्यूएबल। अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं हाउ टू क्वेश्चंस आर आस्क्ड, कैसे कैसे क्वेश्चंस इस पे पूछते हैं उस पर बात करते हैं। और हमेशा ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं हम लोग क्वेश्चंस रिलेटेड विद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नंबर 1, पहला क्वेश्चन, 4 मेटल्स, 4 मेटल्स हैं, 4 मेटल्स आर A, B, C, D. 4 metals are A, B, C, D. Its E0 value is the standard reduction electrode potential. 4 metals are A, B, C, D. Its E0 values are -0.76 plus 0.34 plus 0.34 minus 1.66 plus 0.80 plus 0.80, ठीक है। arrange the metals according to decreasing order of reactivity, and reducing nature, ओके। तो इन मेटल्स को मोर रिएक्टिव से लेस रिएक्टिव की तरफ अरेंज करना है और मोर पावरफुल रिडक्शन से
लेस पावरफुल रिडक्शन की तरफ भी अरेंज करना है। तो पहले रिएक्टिविटी अरेंज करें, रिएक्टिविटी। ओके, नाउ रिएक्टिविटी, हाउ टू अरेंज more reactive to less reactive? तो reactivity for metals, less the E naught value more the reactivity, less the E naught value more the reactivity। तो सबसे कम वैल्यू कौन सी है? -1.66, -1.66 ABC, ठीक है। तो सबसे पहले आएगा C, मोर रिएक्टिव, फिर आएगा A, फिर आएगा A के बाद आएगा B, और सबसे लास्ट में आएगा डी। ओके, तो लेस द ई नॉट वैल्यू मोर द रिएक्टिविटी। तो सबसे पहले आया -1.66 सी, ओके, फिर -0.76 ए, फिर आया +0.34 दैट इज बी, एंड लास्ट इज द +0.80 डी। एंड एज सेम एज reducing power as same as C A B D, C A B D is the reducing power। okay, so here -1.66 is the strongest reducing agent and its reactivity is also very high। एक और अरेंज करते हैं, तो समझ में आया कैसे अरेंज करना है? लेस द ई नॉट वैल्यू more the reactivity and it is more powerful reducing agent। This is the method for arrangement of this question। okay, one more, 4 metals are A B C D, its E naught values are -2.71 A plus 0.80 B -0.76 C और -0.76 C और +0.34 D। Again, arrange the metals according to decreasing order of reactivity, decreasing order of reactivity, decreasing order of reactivity। तो सबसे लेस वैल्यू किसकी है? ए की, तो आंसर हो जाएगा ए, देन आएगा आपका सी, देन आएगा डी और देन आएगा डी। ओके, तो दिस इज द decreasing order of reactivity of the metal and also the decreasing order of the reducing power। यही इसका reducing power का भी decreasing order होगा। as same as one more question about non metals। that is 4 non metals are 4 non metals हैं, that is again ABCD and its E naught values are +1.36 plus 0.54 plus 0.54 plus 0.54 plus 0.54 plus 1.36 plus 0.54 plus 1.1 plus 1.1 और D के लिए जो वैल्यू है plus 2.87। Arrange the non-metals according to decreasing order of reactivity, and oxidizing nature
नेचर। तो नॉन मेटल्स के लिए क्या ध्यान रखना है, मोर द E0 वैल्यू मोर द रिएक्टिविटी, मोर द E0 वैल्यू मोर द रिएक्टिविटी। ई नॉट वैल्यू जितनी ज्यादा होगी रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो सबसे पहले आ जाएगा डी, डी के बाद आएगा बी 1.54, सॉरी डी के बाद आएगा बी, बी के बाद आएगा 1.36 ए और सबसे लास्ट में आएगा सी। एंड ऑक्सीडाइजिंग रिएक्टिविटी ये हो गया, रिएक्टिविटी, ऑक्सीडाइजिंग पावर, ऑक्सीडाइजिंग पावर और ऑक्सीडाइजिंग पावर भी सेम, डी बी ए सी इज द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ द नॉन मेटल। ओके, तो नॉन मेटल्स ऑक्सीडेशन से रिएक्शन करते हैं, मेटल्स इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और एज अ रिड्यूसिंग एजेंट काम करते हैं। जनरल टेंडेंसी, अबाउट द जनरल टेंडेंसी। ओके, अब हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक पर, अगले क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, the next question is what, अच्छा चलिए अभी कुछ और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following metal, which one of the following metal is not able to displace हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। कौन सा मेटल वाटर से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेगा? ए पीबी, बी निकल, सी टिन एंड डी ऑल। अब ऐसा क्वेश्चन है, कौन सा मेटल वाटर से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेगा? कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। ओके, तो नाउ what water का E नॉट वैल्यू फॉर वाटर -0.41 वोल्ट। ओके, पीबी -0.12, निकल -0.25, 26 या 25 है ना, और टिन -0.14। वाटर के लिए कितना है? -0.41 वोल्ट। तो ऑल द वैल्यूज आर हायर देन -0.41 वोल्ट, सभी वैल्यूज -0.41 से बड़ी है। इट मींस ऑल द मेटल्स आर नॉट एबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर। ये सभी मेटल वाटर से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करेंगे। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑल। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहां पे आपको करना है, ठीक है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज नॉट एबल टू, which one of the following metal is able to displace hydrogen from pure dilute solution of acid, able to displace pure dilute solution of acid. Number 1, number 2, number 3, copper, silver, iron, and number D is the gold. तो देखो, हाइड्रोजन का E नॉट वैल्यू कितना? 0.00 वोल्ट। कॉपर के लिए कितना? +0.34 वोल्ट। सिल्वर इज देयर, सिल्वर +0.80, गोल्ड +1.54, आयरन -0.44, आयरन इज -0.44 वोल्ट। ओके, सो लेस वैल्यू एज कंपेयर टू हाइड्रोजन इज ओनली आयरन,
यहां पे वैल्यू किसका है कम, आयरन का। तो आंसर क्या हो जाएगा सी, दैट मेटल इज एबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिड। तो आयरन इज हियर एबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिड। तो आयरन डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ एसिड से वाटर को रिप्लेस कर सकता है। अगला नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन। व्हाट हैपेंस व्हेन zinc rod placed in copper sulfate solution, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या होता है जब जिंक धातु की छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है। जिंक रॉड इज प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, ऑप्शन ए। जिंक रॉड गेट डिसॉल्व, zinc rod get dissolved, option B. Blue color of solution disappeared, blue color of solution disappear, copper displaced from solution, कॉपर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम सॉल्यूशन, विलयन से तांबा विस्थापित हो जाएगा, जिंक की रॉड घुल जाएगी, नीला रंग गायब हो जाएगा, कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा एंड डी। ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सभी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखो what is the reaction, zinc is more reactive than copper, so the chemical reaction is zinc plus copper sulfate, it gives zinc sulfate plus copper. Okay, now so this is solid, this is aqueous solution and now this is aqueous solution of zinc, it means zinc rod जब dissolve हुआ होगा तभी तो वो solution में आएगा, तभी तो वो aqueous solution बनाएगा, ठीक है। तो zinc rod get dissolved और कॉपर सल्फेट इज द ब्लू कलर सॉल्यूशन। नाउ कॉपर इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन, दैट इज सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, तो जिंक सल्फेट इज व्हाइट, तो ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशन इज डिसअपियर। कॉपर डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन, कॉपर निकल करके बाहर चला गया है। ओके, तो आंसर इज ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, इनमें से सभी स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर because zinc is more reactive than copper, zinc is more reactive than copper। अब मान लो कभी आपसे इसका ऑपोजिंग क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे मान लो ऐसा बोले कि कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, सिल्वर रॉड को उसमें डिप किया मैंने, सिल्वर रॉड डाल दिया इसके अंदर, सिल्वर रॉड डाल दिया, व्हाट हैपेंस, तो क्या चेंज होगा इसमें, व्हाट इज द चेंज, क्या चेंज होगा, ठीक है। तो सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर, तो आंसर क्या हो जाएगा, नो रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, बिकॉज सिल्वर इज लेस रिएक्टिव देन कॉपर। लेकिन अगर ऐसा होता, कॉपर की रॉड डालते हम, सिल्वर नाइट्रेट का विलयन होता, सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन होता और उसमें कॉपर की रॉड डालेंगे तो क्या होगा, कॉपर की रॉड के ऊपर सिल्वर डिपॉजिट होने लगेगा, है ना, सिल्वर यहां पे डिपॉजिट होने लगेगा और सॉल्यूशन, कॉपर की रॉड सिल्वर के सॉल्यूशन में, तो धीरे धीरे कुछ कॉपर आयन सॉल्यूशन में भी आएंगे, तो वहां से ब्लू कलर का होने लगेगा सॉल्यूशन, ठीक है। तो
तो सिल्वर निकल करके कहाँ जाने लगेगा, रॉड के कॉपर के ऊपर जाने लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। या सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को डिस्प्लेस कर देगा कॉपर, लेकिन अगर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है उसमें आप सिल्वर की रॉड डालते हो, सिल्वर का स्पून डालते हो, तो कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। नो केमिकल रिएक्शन इज देयर, नो केमिकल रिएक्शन इज देयर। एक और क्वेश्चन, वाई solution of potassium iodide, why solution of potassium iodide, potassium iodide का solution, why solution of potassium iodide turns violet when treated with chlorine gas। अगर पोटाशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन से क्लोरीन गैस पास करते हैं तो सॉल्यूशन का जो कलर है वो वायलेट हो जाता है। क्यों? तो देखो यहां पे क्या ध्यान रखना है, विच वन इज मोर रिएक्टिव, नाउ द मोर रिएक्टिव इज क्लोरीन, क्योंकि यहां पर जो केमिकल रिएक्शन होगा ये ऑक्सीडेशन पर बेस होगा। तो पोटाशियम आयोडाइड प्लस क्लोरीन इट गिव्स 2KCl plus I2। तो आयोडीन इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स सॉल्ट, आयोडीन डिस्प्लेस फ्रॉम सॉल्ट बिकॉज क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, क्लोरीन ज्यादा रिएक्टिव है, इसलिए आयोडीन डिस्प्लेस हो जाएगा। आयोडीन इज डिस्प्लेस्ड, ओके, तो आयोडीन डिस्प्लेस हो जाएगी। क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, तो आयोडीन इज डिस्प्लेस्ड, ओके। सो ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयोडीन, और आयोडीन का कलर कैसा होता है, वॉयलेट होता है। तो ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन टर्न्स वॉयलेट, सॉल्यूशन टर्न्स वॉयलेट। आयोडीन के अलग होने के कारण जो सॉल्यूशन का कलर है वो वॉयलेट हो जाएगा। तो दिस इज द क्वेश्चंस रिलेटेड विद द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और फिर से एक बात ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले पोर्शन में हम लोग इन सभी चीजों को एक बार जो कॉमन है उसको ओरली रिवाइज करेंगे, लेकिन फिर से आपको ध्यान रखना है बिना रेडॉक्स को अच्छे से पढ़े हुए इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज समझ में आने में दिक्कत आएगी, जैसे बिना बेसिक कॉन्सेप्ट के सॉल्यूशन में आपको दिक्कत आ रही थी। दूसरी बात यह है कि ऐसा देखिए बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जो वेरिएट करते हैं, दूसरे चैप्टर में है, जैसे एक टर्मोलॉजी आ रही थी ऑक्साइड, परऑक्साइड, तो अब परऑक्साइड, ऑक्साइड, ये सारे टर्मोलॉजीज जो है वो अल्काली मेटल्स के साथ है। अल्काली मेटल्स मतलब सोडियम पोटासियम के साथ है, लेकिन अगर हमको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होगा तो वहां पे वो रेडॉक्स में भी आ जाएंगे। रेडॉक्स में उनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो हमें सीखना पड़ेगा। तो अब ऐसा तो हम क्या कर नहीं सकते कि वेट करें कि जब परऑक्साइड ऑक्साइड पढ़ लेंगे तब उसके ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। तो उससे अच्छा तरीका यह है कि पहले हम ये लिख लें कि परऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन कितना है, ऑक्साइड में कितना है, सुपर ऑक्साइड में कितना है, और जब मैं एग्जांपल्स बताऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगी वो बात कि Na2O इज द ऑक्साइड, जैसे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। और इसीलिए देखिए जो इनिशियली 6, 7, 8 क्लास में केमिस्ट्री की बुक्स है या केमिस्ट्री में चीजें रहती है उसमें ऐसा लिखा रहेगा दिस इज ऑक्साइड, दिस इज H2O2 परऑक्साइड है, ऐसी चीजें लिखी हुई रहती है ताकि आपको बेसिक नॉलेज रहे। ऐसा नहीं हो सकता है कि हर चीज को अब अगर वो आगे आने वाला है तो उसका उससे रिलेटेड अगर कोई पॉइंट पहले आ गया तो हम उस पर बात नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा 9th 10th में जो है वो एसिड, बेस, सॉल्ट, उसके रिएक्शंस, ये सारी चीजें गिवन है, क्योंकि आपको बेसिक आइडिया रहना चाहिए कि ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड बनाएगा, हायर मेटल्स जो है वो पेरोक्साइड बनाएंगे। खैर ये आइडिया तो नहीं रहता, लेकिन ये आइडिया ऐसे रहेगा कि जब आपको कहा जाता है कि ये चीज आपको फॉलो अप करनी है अभी तो उसको फॉलो अप करना पड़ेगा। ठीक है, ओके कमांडोस, थैंक यू। तो अब बात करेंगे
अगले लेक्चर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक बार इस पोर्शन के थोड़े हिस्से को रिवाइज करेंगे वहां पे और फिर से नया पार्ट स्टार्ट करेंगे।